हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग हिस्ट्री की 9वीं क्लास देखने वाले हैं। 9th नंबर क्लास हमारे जो है ये 2017 के हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आज 15 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और एक साइड में आपको इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं, ठीक है। एक साइड में आपको बेसिकली अभिलेखों के बारे में लिखे गए हैं, दूसरे उनसे संबंधित व्यक्ति का नाम लिखा गया है। मैच द कॉलम में आपको मिलाना है। एक बार अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बताऊं अभिलेखों के बारे में, तो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो अपना माना जाता है उसको हम लोग कहते हैं बोगाज कोई का अभिलेख। ठीक है, तो ये हो गया बोगाज कोई का अभिलेख। बोगाज कोई के अभिलेख के बारे में सिंपल सी बात आपको समझना है। यहां से क्या होता है कि वैदिक पीरियड के 4 देवताओं के नामोल्लेख मिलते हैं। 4 देवताओं में से 3 का नाम मैं बताऊंगा, एक का नाम आप लोग बताएंगे। इंद्र, मित्र, वरुण, 3 का नाम बता देता हूं मैं। एक देवता जो इंद्र हैं, मित्र, वरुण, 3 का तो नाम मैंने बता दिया। चौथे जो थे उनका नाम आप लोग को, जो 4th वाले हैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, इनका नाम आप लोग को बता देना ये चौथे कौन थे। तो अगर हम लोग पुराने अभिलेखों में जाएंगे तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख क्या है, वो है बोगाज कोई सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख का दर्जा इसी को प्राप्त है। अभिलेख बेसिकली हमको क्या करते हैं कि काल विशेष के बारे में सटीक जानकारी देते हैं, क्योंकि अभिलेखों में चेंजिंग नहीं की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आपने गोरखपुर के बगल में एक अभिलेख है और पेपर में क्वेश्चन भी बन के यूपीएससी में भी आया है, वह सोगौरा का अभिलेख। सोगौरा अभिलेख, सोगौरा का अभिलेख ये हमको किस बात की जानकारी देता है? प्रथम दुर्भिक्ष का साक्ष्य जो मिलता है, दुर्भिक्ष मतलब अकाल, तो दुर्भिक्ष की जो जानकारी हमको मिलती है, सर्वाधिक प्राचीन जो दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है वो हमको सोगौरा के अभिलेख से मिलती है। क्लियर बात? सोगौरा के अभिलेख से मिलती है। इसी तरीके से अगर हम लोग आपसे पूछे कि भैया किस अभिलेख में सती का साक्ष्य मिलता है, सती का प्रारंभिक साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है, अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे सती का प्रारंभिक साक्ष्य क्या मिलता है, तो भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है। भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख, यहां से जानकारी मिलती है भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से। अब चलिए, इतना सारी चीज मैंने आपसे बता दी, तो एक क्वेश्चन होमवर्क यहां पे दिया हूं। दूसरा क्वेश्चन होमवर्क आप लोग फिर ले लो कि भैया अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? को क्या कहते हैं? ठीक है, ये एक होमवर्क ले लो आप लोग। दूसरा, अब इसको मिलाते हैं हम लोग चल के। देखो, सबसे फेमस अगर मैं इसमें बोलूं, सबसे फेमस जो है, ठीक है, वो जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है, आप बताएंगे किसी से? तो चलिए, क्लास लाइव नहीं है तो आंसर तो मुझे ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो जूनागढ़ अभिलेख का जो संबंध है वो रुद्रदामन से है। जूनागढ़ अभिलेख को हम लोग गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? जूनागढ़ अभिलेख को हम लोग मिलाएंगे रुद्रदामन से, तो बी का हो गया 4। ऑप्शन में बी देखेंगे तो 2 जगह पे 4 है, 2 जगह पे 4 है, लेकिन ये तो कंफर्म है ए गलत हो गया और डी गलत हो गया। बी और सी में से आपका कोई आंसर है। अब हम लोग देखते हैं अगला। देखो, जो गांधार आर्ट है, जो गांधार कला है, कुषाण काल की सबसे फेमस कला है। कुषाणों के समय में मैंने विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ाए थे, कुषाण के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मुझे क्लियर याद है, ठीक है। कुछ बेसिक्स जो क्वेश्चंस आए थे उस हिसाब से पढ़ाए हुए हैं। तो ए का 3 हो जाएगा, ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ऑप्शन नंबर सी में जब ए का 3 हो गया तो सी का सीधी सी बात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मिलिंद पन्नों का क्या हो गया? मिनेंडर। मिलिंद पन्नों का मिनेंडर हो गया। इसके से डी का हो गया आपका 2, यानी तक्षशिला लेख का हो गया पथिक, ठीक है। जो तक्षशिला इंस्क्रिप्शन है उनका संबंध हो गया पथिक से। तो आंसर नंबर इसके सी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। दूसरा आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद का संबंध है किस राज्य से है? ठीक है, मत्स्यों की राजधानी कहां थी? विराटनगर। विराटनगर का नाम आपने महाभारत में तो सुना ही होगा। विराटनगर क्या है? मत्स्यों की राजधानी। हमको पता है कि कुल 16 है हमारे पास क्या है? महाजनपद है, ठीक है। जो महाजनपद दौर है यही बौद्धा और जैना का भी दौर है, ठीक है। 600 BC के अराउंड का वही दौर है। इसमें से 8 महाजनपद अकेले आपके यूपी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से महाजनपद यूपी में पाए जाते हैं? एक बार उनका नाम प्लस राजधानी,
ये आप अपने दिमाग में जरूर रखेंगे, तो एक बार जरूरी रीड कर लेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे कि मत्स्य महाजनपद, तो भाई ये उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं था, ये आपका कहां पे है, राजस्थान से था। ठीक है, इसका संबंध कहां पे है, राजस्थान से है। ठीक है, तो हो गया आपका इसका आंसर नंबर बी। अब 16वां महाजनपद और उसकी राजधानी बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम लगेगा और 30 मिनट में क्लास खत्म करना, आप उसे देख लेना। ठीक है, लेकिन देख कंफर्म लेना, किसी भी गाइड बुक पे जाओगे इजीली मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। गूगल पे सीधे डालना 16 महाजनपद, सबसे पहले अंगुत्तर निकाय में इसकी जानकारी मिलती है, ये चीज स्टेटमेंट में रखना। एक जानकारी आपको और दूं, अंगुत्तर निकाय आप बताओ किस धर्म की बुक है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन दोनों में जो महाजनपदों का उल्लेख है उनमें कुछ अंतर है। अगर बोले कि एकदम स्टेटमेंट में दोनों में पूर्णतः समानता है, तो ऐसा नहीं है। अगला आते हैं हम लोग, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। जौनपुर में देखेंगे, जौनपुर राज्य में एक्चुअली जो डायनेस्टी थी, उस डायनेस्टी का नाम है सरकी वंश। सरकी वंश जौनपुर में कौन सी डायनेस्टी थी, तो जौनपुर में सरकी वंश की डायनेस्टी थी। ख्वाजा जहां के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, ख्वाजा जहां के द्वारा इसकी नींव रखी थी। एजुकेशन के सेक्टर में जौनपुर काफी अग्रणी था, शेरशाह सूरी यहीं का पड़ा हुआ था। ये सारी भी जानकारी आप लोग के दिमाग में रहनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन संस्थापक का नाम नहीं है, क्वेश्चन है अंतिम शासक का नाम। संगीत वगैरह में भी जौनपुर काफी अग्रणी था। ठीक है, मोहम्मद शाह था, हुसैन शाह था, मुबारक शाह था या इब्राहिम शाह था, तो ध्यान देना है। इसका सही आंसर है हुसैन शाह। ठीक है, अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी था। सरकी डायनेस्टी थी, तो सरकी टाइटल हो गया। ये इसकी लड़ाई होती है, ध्यान देना है, GKTSL यानी दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश से, और उस शासक का नाम था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। ठीक है, लोदी डायनेस्टी के बारे में हमको पता है कि दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी है GKTSL। ठीक है, जी मतलब गुलाम, के खिलजी, टी तुगलक, एस सैयद, एल लोदी। ठीक है, तो बहलोल लोदी से इसकी लड़ाई होती है, जिसमें सरकी डायनेस्टी अंततः दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, आंसर हो गया बी। तीसरे आते हैं, तीसरे में कह रहे हैं 1303 में काकतीय शासकों की सेना में निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया। ठीक है, काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इन्हें बताना कि किसका सही आंसर है। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक। अब देखो इन ऑप्शंस को बड़ा फोकस करना। इल्तुतमिश ने साउथ में तो अटैक ही नहीं किया था, काट दो। इल्तुतमिश के बाद से दिल्ली सल्तनत इतनी अनस्टेबल हो गई थी कि उसको स्टेबल करने में ही बलबन की जिंदगी खत्म हो जाती है, काट दो। ठीक है, साउथ पे ध्यान किसका गया था, अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, साउथ पे ध्यान खिलजी का गया था, बहुत दिन तक कंट्रोल में नहीं रख पाया था, और काकतीयों से ये पराजित भी हुआ था। आंसर इसका क्या है, सी। सी इसका आंसर है। ठीक है, मोहम्मद तुगलक जो एमबीटी का नाम है, देखो एमबीटी साउथ में जाता है कि भाई हम सेंटर में राजधानी बना लेंगे और कंट्रोल करेंगे, बट हो नहीं पाता है। लड़ाई खाया अलाउद्दीन खिलजी, तो 2 तो आप ऐसे ही काट दो होशियारी से, ये 2 तो मतलब कभी मारो ही मत। ठीक है, आते हम लोग अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में दक्कन के निम्न पद्धतियों में से कौन सी पद्धति भू राजस्व वसूली के, दक्कन में मतलब कौन सी रिवेन्यू सिस्टम था अकबर के काल में। ठीक है, देखो साउथ में जो रेवेन्यू सिस्टम था वो थी हल की संख्या, कि भाई जितनी हल की संख्या है तो हल की संख्या जितनी ज्यादा होगी, मतलब प्लाउस फील्ड उसके पास उतनी ज्यादा है, प्रोडक्ट सीधी सी बात है ना, तो उस हिसाब से क्या होती थी, भू राजस्व की वसूली की जाती थी। किसके समय में, अकबर के समय में। अकबर के समय में जो यहाँ पे जब्ती प्रणाली, जब्त लिखा है, ये जब्ती प्रणाली जो थी ये नॉर्दर्न इंडिया में फेमस थी। नॉर्दर्न इंडिया में फेमस थी। ये एक्चुअली वास्तविक पैदावार के हिसाब से ली जाती थी, वास्तविक पैदावार के हिसाब से इसका संग्रह किया जाता था। ठीक है, वास्तविक पैदावार के हिसाब से। तो ये हो गया आंसर। आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया नहीं पूछा है आपसे, साउदर्न इंडिया पूछा हुआ है, दक्कन पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हो गया आपका ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो यहाँ पे अकबर की एक रिवेन्यू हो गया। अगला क्वेश्चन फिर जहांगीर के ऊपर है। जहांगीर वन ऑफ द फेमस टॉपिक है यूपी पीसीएस का, अकबर और जहांगीर। कह रहा है कि जहांगीर के शासन में निम्नलिखित में से कौन भारत की यात्रा पर आए हुए थे। अब यहां पे एक नाम लिखा हुआ है, फादर एंथोनी मॉन्सरेट। देखो फादर एंथोनी मॉन्सरेट जो थे ये पुर्तगीज थे।
पहली बात। और ये अकबर के समय आए थे, अकबर के समय आए थे। फ्रांसिस्को पेलसर्ट, ठीक है, ध्यान देना है। ये डच फैक्ट्री का गुमास्ता था। ये क्या था? डच फैक्ट्री का अधिकारी था, जो गुमास्ता बोलते हैं, गुमास्ता था, ठीक है। फ्रांसिस बर्नियर की आप बात करोगे, ठीक है, तो ये शाहजहां के काल से संबंधित है। शाहजहां ये एक चिकित्सक था, फ्रांसीसी चिकित्सक था, शाहजहां के काल से इसका संबंध है। निकोलो मनुची, ध्यान देना है यहां पे ऑप्शन पे आपको निकोलो मनुची, निकोलो मनुची आपकी इटली के हैं। दारा सिको, ध्यान देना है, दारा सिको और शाह आलम के समय में इन्होंने, मतलब ये दो डायनेस्ट लोगों के समय में ये थे, भारत में थे या मुगल राज्य में थे। अब यहां पे तो मैंने क्लियर लिख दिया अकबर, तो ये तो नहीं है। यहां मैंने क्लियर लिख दिया शाहजहां, तो डी नहीं है। दारा सिको लिख दिया, तो सी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। फ्रांसिस्को पेलसर्ट इसके राइट आंसर्स हैं, ठीक है। अगला आते हैं, किसमें इस निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है, कौन राइट संबंध नहीं है, ये आपसे पूछा हुआ है। हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, कोई बताएगा क्या बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था, ठीक है, कब हुआ था और किसके किसके बीच में था। ये डायरेक्टली फैक्चुअली क्वेश्चन बन के एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्ट फैक्ट बन के आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहां पे फिर होमवर्क लो, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, दो ऑप्शंस टिक करो, कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, ठीक है। तो ये किसका हो गया, ये तो बक्सर का युद्ध हो गया। हेक्टर मुनरो संबंधित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हेक्टर मुनरो संबंधित था, तो वैसे तो ये सही है, ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का संबंध बिल्कुल आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है, लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है, आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। आंग्ल मैसूर युद्ध, जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध या जो अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध था, ठीक है, मैसूर को अंतिम रूप से कब्जा किया गया, ठीक है, किसके द्वारा, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही बात है। वेलेस्ली ने अंतिम रूप से मैसूर को अपने कंट्रोल में लिया, टीपू सुल्तान को खत्म कर दिया, ठीक है। और इसके बाद से यहां पे कौन से वंश आ जाएगा, मैसूर में वाडेयार वंश आ जाती है, तो तीसरा भी सही है। तो गलत कौन सा है, चौथा। पहले तीन तो सही हो गए, कभी भी नहीं आए तो पहले और चौथे पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आते हैं, या कभी क्वेश्चन ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही बात पिन करे, तो भी पहले और चौथे पे ही फोकस करना होता है, ठीक, क्योंकि उनको पता है या तो पहले से अगर नजर उसकी हट गई अभ्यर्थी की तो बीसीडी में से कोई मारेगा गलत, ठीक है। ये नॉर्मली कोई बात होती है, पहला और तीसरा मैक्स चांस रहता है कि ऐसे क्वेश्चंस में यही आंसर्स बनते हैं, मैक्स चांस, मतलब 50-50 नहीं, बट 75-25 की केस बनती है। अब हम लोग आते हैं, अब बात है कि फिर सर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का अगर मैं एग्जैक्ट टाइम याद कर पा रहा हूं तो 1818 था, 1818 था। और 1818 के समय भारत पे कौन किसका राज था, लॉर्ड हेस्टिंग्स का राज, मतलब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ठीक है, ये ध्यान देना है, लॉर्ड हेस्टिंग्स था, इसका संबंध लॉर्ड हेस्टिंग्स से है। तो ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया, ठीक है, डी आंसर हो गया। 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, किसने कंपनी के संबंध में किस अंग्रेज ने ये स्टेटमेंट दिया था कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ये कंपनी के संदर्भ में किसका स्टेटमेंट है कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का स्टेटमेंट था, लॉर्ड क्लाइव का स्टेटमेंट था, लॉर्ड मतलब ये मैकाले का स्टेटमेंट था, या हेनरी डुंडास का स्टेटमेंट था। अब देखो वैसे तो इसका स्टेटमेंट मैकाले सही है, लेकिन पेपर में ये जीबी मैकाले लिख के ना फंसा दिया था, ठीक, मैकाले लिखा था
तो 100% इसका ऑप्शन मैकाले ही बनता। ठीक है, जानना एक्चुअली यहाँ पे जी की जगह इसको लिखना था टी, क्योंकि इसका नाम जी से नहीं था, थॉमस था। जानना थॉमस बेलिंगटन मैकाले नाम था। तो बच्चों की तरफ से ये टी भी मैकाले होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये लिख दिया जी भी मैकाले। तो आयोग को आंसर ही बाहर करना पड़ा कि कोई सही नहीं है। आयोग अगर ये जीबी और टीबी के बीच में नहीं फंसी होती तो इसका आंसर बनता बी। ठीक है, स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। कंपनी ही एक असंगति है, कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 9वां नंबर क्वेश्चन, डचों के बारे में। डच भारत से जो चीज बिक सकती थी वो बेचे, वो सामान बेचे, मतलब निर्यात के लिए जाने जाते थे डच। व्यापारिक अड्डे का थे, तो पहला व्यापारिक अड्डा इन्होंने मछलीपट्टनम में सॉरी, ठीक है, पहला जो व्यापारिक अड्डा इन्होंने खोल के रखा था वो मछलीपट्टनम में खोल के रखा था। मछलीपट्टनम निकल गया मुंह से, मछलीपट्टनम। तो भाई मछलीपट्टनम में तो था, ये तो मतलब सबको पता होगा। और यूपी की आगरा में भी इनका, आपको अगर मतलब नहीं पता तो याद कर जाओ, आगरा में भी इन्होंने अपने व्यापारिक अड्डे खोले थे। अपने जो इनके जो व्यापारिक अड्डे थे वो आगरा में भी खुले थे। तो यानी ए में भी मछलीपट्टनम में तो सही दिख रहा है, और बी में भी आगरा है तो सही दिख रहा है। ठीक है, ये जाहिर सी बात है। बाकी आपको पास याद है कि सूरत में भी इनका था, ठीक है, चिंसुरा में भी था। चिंसुरा तो बहुत फेमस था, चिंसुरा तो इनका काफ़ी फेमस व्यापारिक अड्डा था। ठीक है, तो बहुत अच्छे थे। बिहार के पटना में था, अहमदाबाद में था, कोची में था, यानी उपर्युक्त सभी इसका आंसर है, उपर्युक्त सभी इसका आंसर है। बट ये दो इंपॉर्टेंट, मतलब बीपीएससी वाले ये पटना याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस वालों को से सेपरेटली क्वेश्चन बन के आ सकती है आगरा के संदर्भ पे। ठीक है, ये दिमाग में रखना आप लोग। 10वां नंबर क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन था। ठीक है, भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। यह कारण लिख रहा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक स्टेटमेंट आपको बताना चाहिए। वो स्टेटमेंट है जॉन सुलियन का। ठीक है, जॉन सुलियन का स्टेटमेंट है, या सुलिवन बोलते हैं, या सुलियन या सुलिवन, इनका स्टेटमेंट है। इन्होंने ब्रिटिश प्रणाली को, या ब्रिटिश जो इकोनॉमिक सिस्टम था, ब्रिटिश इकोनॉमिक सिस्टम की जो तुलना किया इन्होंने एक स्पंज के रूप में किया है। ध्यान देना है, इन्होंने एक स्पंज के रूप में ब्रिटिश इकोनॉमिक सिस्टम की चर्चा की है। यानी स्पंज के रूप में सिस्टम कैसे काम करती थी, तो ये करती क्या थी कि गंगा के किनारे से जो भी चीज इनको लगती थी अच्छी है वो यहां से सोखते थे, यहां से ले लेते थे। गंगा के किनारे मतलब गंगा एक रिप्रेजेंट कर रहा है भारत को, और टेम्स के किनारे उसको छोड़ देते थे। टेम्स रिप्रेजेंट कर रहा है यूके को। ठीक है, टेम्स रिवर रिप्रेजेंट करे यूके को। तो गंगा के पास से जो चीजें इनको मिलती थी वो कहां ले जाते थे, अच्छी चीजें, वो टेम्स के किनारे छोड़ देते थे। ठीक है, तो भाई ये रीजन था कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। ये स्टेटमेंट तो सही है। जॉन सुलिवन का ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिमाग में रखना, डायरेक्टली स्टेटमेंट दे सकता है। अब सेकंड बात समझो, रीजन क्या कह रहा है। कह रहा है धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित था। धन की निकासी में हमको पता है क्या करते थे, जब बक्सर का युद्ध इन्होंने जीत लिया, बक्सर का युद्ध जीतने के उपरांत, बक्सर का युद्ध जीतने के उपरांत इन्होंने वहां की रेवेन्यू पे पूरी पकड़ बना ली। ठीक है, रेवेन्यू पे पहले इनको क्या होना पड़ता था कि बुलियंस लेके आने पड़ते थे भारत की बनी हुई सामग्री को, तैयार हुई सामग्री को खरीदने के लिए। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, यहां पे रेवेन्यू इतना डेवलप कर लिया कि यहां के रेवेन्यू से भारतीय सामान खरीदना स्टार्ट किए। बल्कि भारतीय सामान, तैयार सामान नहीं, भारत के से रॉ मटेरियल्स खरीदना स्टार्ट किए। ठीक है, मटेरियल्स खरीदना स्टार्ट किए। क्योंकि गंगा के बेल्ट के पास से क्या ना, ध्यान देना है, यहां रॉ मटेरियल्स बहुत ज्यादा मौजूद थे, चाहे नेचुरल रॉ मटेरियल्स हो, ठीक है, या एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल की बात की जाए, वो यहां से इजीली उपजाए जा सकते थे। आज जो बंगाल की हम लोग बात करते हैं, आज के बंगाल की तुलना मत करना। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी बक्सर के बाद जिस रेवेन्यू पे उन्होंने कंट्रोल करते हैं, आज का बंगाल, बांग्लादेश, बंगाल, असम, उड़ीसा, कुछ का बिहार का हिस्सा, ये सब उसमें शामिल हुआ करता था। ठीक है, तो भाई बुलियंस तो अब ला नहीं रहे, ठीक है, और अब यहां से भारत से रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं। रॉ मटेरियल्स खरीद के कहां भेज रहे हैं, टेम्स भेज रहे हैं, और टेम्स से तैयार माल क्या कर रहे हैं, गंगा भेज दे रहे हैं, गंगा भेज दे रहे हैं। तो यानी व्यापार क्या है, अप्रतिफलित था। पैसा हमारे यहां से जा रहा है, लेकिन चूंकि तैयार माल भारत आ रहा है, अर्थात उसका लाभ क्या हो रहा है, उसका लाभ भारतीयों को नहीं मिल रहा है, वो अप्रतिफलित है। ठीक है, अप्रतिफलित है। यही रीजन है कि ब्रिटिश काल में जो मतलब
ये सेकंड स्टेटमेंट भी इसका मतलब सही है, ठीक है। अब कह रहा है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, बिल्कुल सही बात। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, ठीक है। कथन कारण की यहाँ पे व्याख्या करता है, स्टेटमेंट नंबर ए इसका सही है, ठीक है। कथन कारण की व्याख्या करता है, ठीक है। अगर सबसे अच्छी बात क्या होती है ना कि अगर कथन और कारण में से आपको ये लग जाए कि भाई कथन गलत है या कारण गलत है, तो सबसे इजी बात होती है ना आंसर तो पहुंचना, अगर गलती पकड़ा गया तो, ठीक है। गलत अगर स्टेटमेंट लिखा है तो सबसे अच्छी बात होती है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, नॉर्मली जब आप लोग दिक्कत में पढ़ो यूपी पीसीएस में कि भाई कथन कारण की व्याख्या होती है या नहीं होती है, तो सीधी सी बात है, अगर स्टेटमेंट पढ़ के समझ नहीं आ रहा, दिक्कत कर रही है कि भाई कथन कारण की व्याख्या करता या नहीं करता, तो आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कथन कारण दोनों सही हैं तो 90% केस में कथन कारण की व्याख्या करता है, 90% केस में यूपी पीसीएस में, तो आप गेस कर सकते हो वहां पे। अब यहाँ पे कुछ विद्रोह के नाम लिखे गए हैं, पाबना विद्रोह, दक्कन का किसान विद्रोह, सन्यासी विद्रोह और कोल विद्रोह। इसमें दो विद्रोह बिफोर 1857 हुआ है, ध्यान देना है, 1857 के ठीक है, 1857 के पहले हुआ है, ठीक। अब जैसे इसमें से कौन सा दो विद्रोह है जो 1857 के पहले हुआ है, तो देखो सन्यासी विद्रोह यहां पे लिखा है 1894, जबकि सन्यासी विद्रोह का संबंध क्या है 1857 की क्रांति के पहले की है, ठीक है। 1857 के पहले सन्यासी विद्रोह हो चुका है, यानी ये तो सही नहीं है। ये अराउंड 1800 में ये विद्रोह खत्म हो जाता है, 1763 के अराउंड स्टार्ट होता है, लंबा ये विद्रोह चलता है, 1800 तक खत्म होता है। सन्यासी विद्रोह के बारे में कुछ लिखना चाहो तो लिख दो, मैं पढ़ाया हुआ हूं इसलिए बोलूंगा नहीं, ठीक है, बेटर रहेगा। जो लोग अब तक क्लासेस देखेंगे 8 वो बता सकते हैं। अब देखो यहां पे कोल विद्रोह लिखा है, कोल विद्रोह यहां पे 1870 लिखा है, ये तो एकदम गलत लिखा है। कोल विद्रोह की घटना है 1830-31 की। 3 विद्रोह हुआ, कुका, कोल, कोली, ठीक है। इनका अरेंज करके ऑर्डर याद कर सकते हो। गलत तो ये भी है। क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। वैसे तो सुमेलित भाई दोनों नहीं है, ठीक है। आंसर ने भी पहले आयोग कोल विद्रोह मानी, बाद में आयोग ने CND रिवाइज में दोनों आंसर्स को मान दिए, ठीक। ये सही है, ये सही है, ये सही मैच कराया। 1826 में जूरी अधिनियम आया था। एक तो पेपर में क्वेश्चन ये जा सकता है कि भाई जूरी अधिनियम कब आया था 1826 में। भाई पहले ब्रिटिशर्स की इसमें क्या था, बहुत बेहतरीन था कि भाई कि ब्रिटिश पहले ये था कि मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, उनकी केस क्या है ब्रिटिशर्स ही देखेंगे, बाकी लोग नहीं दे सकते हैं, और बाकी लोग के केस ब्रिटिशर्स तो देख ही सकते हैं, ठीक है। यानी धार्मिकता के ऊपर बेस्ड एक अधिनियम था। इस अधिनियम का विरोध किसने किया, क्वेश्चन पूछा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, महादेव गोविंद रानाडे ने, राजा राम मोहन राय ने, या चौथा ऑप्शन दे रखा है राजनारायण बसु ने। तो इसका सबसे सटीक आंसर है राजा राम मोहन राय। इन्होंने इस अधिनियम का काफी विरोध किया था। 1815 में राजा राम मोहन राय के बारे में एक जानकारी और आप लोग ले लो। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की नींव रखी थी। आत्मीय सभा की इनके द्वारा नींव रखी गई थी, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। अगला आएंगे हम लोग, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, चौथा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने या निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो देखो नॉर्मली आपको बता दूं कि जो सेपरेट गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हुआ था, जानना है, वो भारत छोड़ो मूवमेंट के समय हुआ है। भारत यूपी में बलिया की घटना देखोगे तो भी 1942 की घटना है। ये आपकी 1942 की घटना है। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में ऐसी घटना घटी थी, ठीक है। सतारा के महाराष्ट्र में ऐसी घटना घटी हुई है। मिदनापुर में ऐसी घटना 1942 में घटी हुई है। तो ये आपका आंसर हो गया 1942। सारे की एग्जांपल्स एक ही है। सतारा भी पूछेगा तो भारत छोड़ो आंदोलन के ही ड्यूरेशन में ये घटनाएं देखने को मिली है। 3 जगह पे कहाँ, कामलुक जिसको हम लोग बोलते हैं मिदनापुर, तो एक तो मिदनापुर में, दूसरा सतारा में, सतारा महाराष्ट्र में है, और तीसरा बलिया में, ठीक है, बलिया में। 14वां नंबर क्वेश्चन, यहां पे एक स्टेटमेंट दिया है। ये मैं एक बार होमवर्क भी आपसे ये दिया था तब, ठीक है। इसके आंसर्स मैंने नहीं बताते, मैंने बोला था कि आगामी आने वाले ड्यूरेशन में क्वेश्चंस हैं। कह निम्नलिखित में से किस केस में समस्त संसार में चर्चा हुई थी। अल्बर्ट आइंस्टीन, LG वेल्स, हेरोल्ड मास्की, रूजवेल्ट, सभी लोगों ने इसे सहानुभूति रखी थी या सहानुभूतिपूर्वक सभी लोगों ने टिप्पणियां दी थी। ये कौन सा केस था
जिसमें ऐसा हुआ था कि सहानुभूतिपूर्ण जो टिप्पणियां थी, ठीक है, जो सिंपैथिक जो कमेंट्स थे वो मिले थे अल्बर्ट आइंस्टीन से, एच.जी. वेल्स से, हेराल्ड लॉस्की से। वो आपका है मेरठ षड्यंत्र केस, ठीक है, मेरठ षड्यंत्र केस। कब हुआ था ये, ठीक है, तो 1929 टू 33 के बीच में, ठीक है। ये बेसिकली एक जो कम्युनिस्ट लोग थे, कम्युनिस्ट विचारधारा, क्योंकि 1925 से भारत में कम्युनिज्म का प्रचार देखने को मिलता है। जो कम्युनिस्ट लोग थे, ठीक है, कम्युनिस्टों के ऊपर चलाया गया ये केस था, ठीक है, बेसिकली फंसाया गया था, ये फंसाया गया था, चलाया गया था, ये फंसाया गया था। तो इसका आंसर सबका सी आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, कह रहे स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? स्वराज दल का समर्थन किया था स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में किसने केंद्रीय विधानसभा में? जिन्ना जी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, या जवाहरलाल नेहरू जी ने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये आपका होमवर्क भी है, इसको आप लोग बता दोगे तो बढ़िया बात, नहीं बताओगे तो मैं कल बता दूंगा। इसमें मैं आपको एक हिंट ये दे सकता हूं कि ये समर्थन उसने दिया था जिसके बारे में आपका चेहरा बहुत अच्छा नहीं होगा, मतलब उसको लेके। तो आंसर्स आप लोग सोच सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।